स्वागत है आप सभी का। तो आज हम लोग एक नया विषय शुरू करेंगे, बिल्कुल शुरुआत से होगा और आज से हम लोग हिंदी को पढ़ना चालू करेंगे। और हिंदी को हम इस स्तर पर पढ़ेंगे कि चाहे वो परीक्षा उत्तर प्रदेश पुलिस की हो, चाहे वो परीक्षा यूपी SSSC के अंतर्गत होने वाली लेखपाल भर्ती परीक्षा की हो, या फिर UPSI की परीक्षा हो, या फिर अन्य कोई भी स्टेट है और उसमें अगर कोई SI की परीक्षा हो रही है और हिंदी आ रही है तो वहाँ की परीक्षा हो। इसके अलावा समीक्षा अधिकारी और सह समीक्षा अधिकारी यानी कि RO एंड ARO की। तो यहाँ पर हिंदी का जो स्तर पूछा जाता है, यहाँ पर हालांकि हिंदी के जो टॉपिक हैं वो सिलेक्टेड हैं, बिल्कुल साहित्य को यहाँ से दूर रखा गया है। लेकिन अगर हम उत्तर प्रदेश पुलिस की बात करेंगे तो इसमें संपूर्ण हिंदी व्याकरण और साहित्य को जोड़ा गया है। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत अगर हम देखें तो शायद ही कोई टॉपिक इसमें छूटा हो, लगभग सारे टॉपिक उसके सिलेबस में दे दिए गए हैं। और साथ ही में हिंदी साहित्य की ओर भी बहुत ज़्यादा इसमें ध्यान दिया गया है, यानी कि रस, छंद, अलंकार, कवि, उनकी रचनाएं, ये सारी चीज़ें जो हैं दी गई हैं। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि हम लोग जिस स्तर से शुरुआत करेंगे इसकी, तो वो स्तर हमारा ऐसा रहेगा कि परीक्षाएं एक लो लेवल से लेकर, लो लेवल का मतलब ये है कि जो शुरुआती परीक्षाएं होती हैं, हमारे हाई स्कूल स्तर की कुछ परीक्षाएं आ जाती हैं, कुछ 12th स्तर की परीक्षाएं आ जाती हैं, तो इसमें जो हिंदी का लेवल पूछा जाता है। और इसके अलावा जो अपर लेवल होता है, हमारी जो बड़ी परीक्षाएं होती हैं, जैसे SI में हिंदी का थोड़ा ठीक ठाक पूछ लिया जाता है, RO ARO में पूछ लिया जाता है, PCS में पूछ लिया जाता है, तो उस स्तर की हम लोग हिंदी पढ़ना शुरू करेंगे। निश्चिंत रहिए, पूरी तरीके से आपको यहाँ पर हिंदी से संबंधित जो भी चीज़ें होंगी वो व्यवस्थित क्रम में दी जाएंगी और साथ ही में आपको हिंदी के नोट्स भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। किसी भी प्रकार का कोई भी चार्ज यहाँ पर नहीं लिया जाएगा, आपको सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री में उपलब्ध हो जाएंगी। तो शुरुआत करते हैं हम लोग हिंदी की। तो सबसे पहली बात यह है कि थोड़ा शब्द को लेकर यहाँ पर भ्रांतियाँ रहती हैं। एक शब्द है हिंदी, इस प्रकार से लिखते हैं, और दूसरा शब्द है हिंदी, यानी कि आधा ना यहाँ पर हम बना लेते हैं। हिंदी और हिंदी उच्चारण की दृष्टि से देखेंगे तो बिल्कुल दोनों सेम है, लेकिन एक में अनुस्वर लगा हुआ है और दूसरे में आधा ना लगा हुआ है। तो कौन सा इसमें सही है? इसी प्रकार से कुछ शब्द और होते हैं, जैसे संधि और संधि, इसमें आधा ना हो जाएगा। ठीक है, संधि और संधि, ये दो प्रकार के शब्द हो गए। तो देखिए भाई, अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, ये वाला जो हिंदी शब्द लिखा हुआ है ये बिल्कुल सही है और ये वाला जो शब्द है ये गलत है। अब आप सोच रहे होंगे किताबों में भी ऐसा ही लिखा है, तो हम कैसे गलत बता रहे हैं? तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ये वाला शब्द जो है वो व्याकरण की ओर से बिल्कुल गलत है और ये वाला जो शब्द है वो बिल्कुल सही है। बहुत सारी किताबों में ये आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, लेकिन कभी आप पत्र लेखन करें या फिर अन्य प्रकार से किसी भी भाषा में या फिर किसी भी तरीके से लिखने की दृष्टि से हिंदी शब्द का अगर आप प्रयोग करें तो आप इसी शब्द का प्रयोग करें, ना कि इसका करें। दूसरी बात यह है कि संधि और संधि, कौन सा शब्द सही है? तो ये भी संधि सही है और ये भी संधि सही है। अब इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे वजह क्या है, वो सारी वजह हम लोग आने वाले समय में, यानी कि जब हम लोग संधियां पढ़ेंगे तो व्यंजन संधि का एक नियम होता है, माँ का नियम, यानी कि जो माँ होता है उसमें स्वर नहीं लगा हुआ आता है, यानी कि स्वर रहित माँ का नियम एक होता है। तो हम जब उसको पढ़ेंगे तो ये चीज़ें हमारी क्लियर हो जाएंगी। आज हम लोग जो शुरुआत करने वाले हैं वो शुरुआत पूरी तरीके से अच्छे से करेंगे हिंदी भाषा एवं साहित्य। हिंदी भाषा एवं साहित्य। तो हिंदी भाषा और साहित्य में देखिए भाई, सबसे पहले हम लोग हिंदी भाषा को लेकर चलेंगे और हिंदी भाषा के साथ साथ में हम हिंदी का इतिहास भी थोड़ा पढ़ेंगे, थोड़ी संवैधानिक बात करेंगे कि संविधान में हिंदी का दर्जा किस प्रकार से दिया गया है, कहाँ कहाँ इसका उल्लेख मिलता है। इसके अलावा इसकी भाषाओं पर, इसकी बोलियों पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें आएंगी, बहुत आनंद आने वाला है आपको।
बहुत ठीक लगेगा इसमें। तो ये हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर साहित्य की अगर हम बात करेंगे तो हम भाषा को पहले पढ़ लेंगे, फिर साहित्य की बात कर लेंगे। साहित्य में तो आनंद ही आनंद है। वो एक कहावत है कि साहित्य का जो मजा है वो जीएस में आए या ना आए, लेकिन जीवन में जरूर आता है। तो ठीक वैसा ही साहित्य हम लोग पढ़ेंगे। और साहित्य में हम उस स्तर की बात करेंगे, जैसे मान लीजिए अध्यापक की भर्ती होती है, ठीक है, और अध्यापक के अलावा जो प्रवक्ता का सिलेबस है, और इसके अलावा हिंदी से जो व्यक्ति टीजीटी देते हैं तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर कारगर सिद्ध होगी, और साथ में हिंदी भाषा भी। तो आज हम लोग हिंदी भाषा पर बात करेंगे। और हिंदी भाषा पे भी कहाँ पर, हम सीधा हिंदी भाषा पे नहीं आएंगे, सबसे पहले हम हिंदी भाषा के इतिहास को समझेंगे, और जब हम साहित्य को पढ़ेंगे तो साहित्य के इतिहास को भी समझेंगे। यानी कि हम उसमें बहुत सारी भाषाएं जो हैं वो, जैसे आर्य भाषाएं हैं वो पढ़ेंगे साहित्य में, और इसके अलावा जैसे रामायण है, महाभारत है, ये किस भाषा में लिखी गई है। अब ये तो सभी लोग बता देते हैं कि संस्कृत में लिखी गई है, लेकिन कौन सी संस्कृत में लिखी गई है, लौकिक में लिखी गई है कि वैदिक में लिखी गई है। इसी प्रकार से जैसे पाणिनि की अष्टाध्यायी नामक पुस्तक है, किस भाषा में लिखी गई है, सब बता देंगे कि संस्कृत में लिखी गई है, लेकिन कौन सी संस्कृत में लिखी गई है, या फिर पाली में लिखी गई है कि प्राकृत में लिखी गई है, कि लौकिक संस्कृत में लिखी गई है, कि वैदिक संस्कृत में लिखी गई है। बहुत प्रकार के क्वेश्चन हमें यहाँ पर मिलेंगे, और बहुत अच्छे अच्छे उनके आंसर मिलेंगे। एकदम अचंभित करने वाली बातें हम लोग यहाँ पर करेंगे, और वो ऐसे क्वेश्चन होंगे जो सामान्यतः पढ़ते तो हम डेली या रोजमर्रा की जिंदगी में है, लेकिन वास्तविकता हमें उनकी पता नहीं होती है। तो उन सारी चीजों पर हम लोग बात करने वाले हैं। लेकिन आज जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे हिंदी भाषा पे। और हिंदी भाषा को पढ़ने से पहले हम सीधा मुद्दे पे आए, उससे पहले हमें यह जान लेना है कि अगर हम बात करें संविधान की ओर से, तो संविधान में हिंदी को दर्जा कहाँ दिया गया है, कैसे दिया गया है, किन किन चीज़ों के आधार पर दिया गया, किस भाग में दिया गया है। तो हम संवैधानिक दर्जा इसका देख लेते हैं। सबसे पहले इसका जो संवैधानिक दर्जा जो होता है वो सबसे पहले देख लेते हैं। अगर हम बात करें, सबसे पहले मित्रों आपको ये पता होगा कि संविधान में कुल कितने भाग हैं। तो संविधान में 22 भाग हैं, 25 की चर्चा हो रही है, अभी सब्जेक्ट वगैरह उसमें अच्छे से नहीं डाले गए हैं, इसलिए हम 22 को ही याद रखेंगे। तो संविधान में कुल भाग जो भाग हैं वो भाग कितने हो जाएंगे, भाग हो जाएंगे 22। लेकिन हिंदी का जो उल्लेख दिया गया है, वो किस में दिया गया, भाग 17 में दिया गया है। भाग 17 में हिंदी का उल्लेख किया गया है। और अगर हम अनुच्छेद की बात करेंगे तो यहां पर अनुच्छेद कौन कौन से हो जाएंगे, अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक। ठीक है मित्रों, यहां पर अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक हिंदी का उल्लेख किया गया है। कौन से भाग में किया गया है, तो भाग 17 में किया गया है। याद रखिए यहां पर कि संविधान में अगर हम हिंदी की बात करेंगे तो हिंदी जो है वो भाग 17 में दी गई है। और भाग 17 के अगर हम बात करेंगे भागों की, तो यहां पर 4 भाग में बटा हुआ है। भाग 17 जो है वो हिंदी को लेकर 4 भागों में बटा हुआ है। तो उन हम भागों को भी समझ लेंगे। और इसके अलावा संविधान के भाग 17 के अध्याय 1 अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को भारत की राजभाषा कब बनाया गया था, तो 14 सितंबर 1949 को बनाया गया था। देखिए भाई, एक चीज आप समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है संविधान के। देखिए हम कुछ लिख देते हैं यहां पर, संविधान के भाग 17 अनुच्छेद 343 अध्याय 1 के तहत हिंदी को
कब बनाया गया है? तो 14 सितंबर 1949 को, हिंदी को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। ठीक है भाई, देखिए संविधान के भाग 17 अनुच्छेद 343 अध्याय 1 के तहत हिंदी को 14 सितंबर 1949 को, कब? 14 सितंबर 1949 को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। यहां पर एक शब्द आया है राजभाषा। कौन सा शब्द आया है भाई? राजभाषा। देखिए एक शब्द होता है राजभाषा और दूसरा शब्द होता है राष्ट्रभाषा। दो शब्द आपके सामने हैं, एक है राजभाषा और दूसरा शब्द जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? राष्ट्रभाषा, राजभाषा। तो अगर हम बात करें राजभाषा का मतलब क्या है, तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में यही आता है कि जो भाषा राज्य की होती है या जो भाषा राज्य में बोली जाती है उसको हम राजभाषा कहते हैं, और जो भाषा राष्ट्र में बोली जाती है यानी कि देश में बोली जाती है उसको हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। लेकिन ये दोनों ही आंसर गलत हो जाते हैं हमारे। ना तो हम ये कहते हैं कि राज्य में बोली जाने वाली भाषा को राजभाषा कहेंगे और ना ही हम ये कहेंगे कि राष्ट्र में बोली जाने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि भारत की कोई भी भाषा राष्ट्रभाषा नहीं है। जिस प्रकार से भारत का कोई भी धर्म राष्ट्रीय धर्म नहीं है, क्योंकि भारत कैसा है? धर्म निरपेक्ष, या हम कहेंगे पंथ निरपेक्ष एक हमारा गणराज्य है। तो उसी प्रकार से हमारे भारत देश की कोई भी भाषा राष्ट्रभाषा नहीं है। लेकिन इनका मतलब क्या होता है तो हम उनको भी समझ लेंगे। राजभाषा, राजभाषा उसको कहते हैं जो राज्य में सरकारी कामकाज की भाषा होती है, यानी कि हम इसको कह सकते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, राजभाषा को क्या कहेंगे हम? सरकारी कामकाज की भाषा। सरकारी कामकाज की जो भाषा हो जाएगी वो हो जाएगी राजभाषा। राष्ट्रभाषा कौन सी हो जाएगी? तो राष्ट्रभाषा वो होती है किसी भी देश में या फिर किसी भी क्षेत्र में, या हम कह सकते हैं कि किसी भी देश के बहुदायक लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। या हम यह कहेंगे कि किसी भी देश के ज्यादा से ज्यादा लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा कहेंगे। या हम कह सकते हैं कि किसी में देश में बहुसंख्यक लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा कहेंगे। अब आपको दोनों में अंतर स्पष्ट हो गया होगा। राजभाषा वह भाषा होती है जो सरकारी कामकाज की भाषा होती है, इसको हम ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं। लेकिन राष्ट्रभाषा वह भाषा होती है जो किसी भी देश में बहुदायक या बहुसंख्यक लोगों के द्वारा बोली जाती है भाषा, उसको हम क्या कहेंगे? राष्ट्रभाषा कहते हैं। ठीक है, और संविधान के भाग 17 अनुच्छेद 343 अध्याय 1 के तहत हिंदी को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। इसीलिए 14 सितंबर को एक दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, कौन सा दिवस मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसी वजह से, किस वजह से, अब आपको वजह भी पता चल चुकी है। इस वजह से मनाया जाता है क्योंकि 14 सितंबर 1949 को भारत ने, यानी कि हमारी संवैधानिक जो भी सभा हुई थी, यानी कि हमारी संवैधानिक सभा ने क्या किया था? 14 सितंबर 1949 को हिंदी को एक राजभाषा का दर्जा दिया था। इसीलिए 14 सितंबर को एक दिवस मनाया जाता है, और वो दिवस कौन सा हो जाएगा? हिंदी दिवस हो जाएगा। ठीक है भाई, हिंदी दिवस हो जाएगा। तो हिंदी दिवस को मनाने का जो कारण है वो हमें आज पता चल चुका है। और अब हम लोग शुरुआत करते हैं यहाँ पर संवैधानिक दर्जे के ही अंतर्गत जो भाग 17 है। तो भाग 17 को 4 अध्याय में बांट लिया गया है। ठीक है, भाग 17 को कितने अध्याय में बांटा गया है? 4 अध्याय में। तो ये जो हिंदी भाषा है इसको किस में जोड़ा गया है? भाग 17 में जोड़ा गया है। और भाग 17 में कितने अध्याय हैं? भाग 17 में 4 अध्याय।
इसके हम पहले अध्याय की बात करेंगे। ठीक है, पहला अध्याय जो है उसमें क्या कहा गया है, अध्याय 1 में कहा गया है संघ की राजभाषा। देखिए भाई, अध्याय 1 का जो सब्जेक्ट है वो क्या है, संघ की राजभाषा। ठीक है, अध्याय 1 में क्या कहा गया भाई, संघ की राजभाषा कहा गया है। और अध्याय 1 के अंतर्गत 2 अनुच्छेद जोड़े गए हैं, केवल 2 अनुच्छेद जोड़े गए हैं। पहला अनुच्छेद कौन सा है, जहां से शुरुआत होती है, तो कहां से शुरुआत होती है, अनुच्छेद 343 से शुरुआत होती है और 343 से लेकर कहां तक जाता है, तो 351 तक जाता है। लेकिन यहां पर केवल 2 अनुच्छेद जोड़े गए हैं, तो हम सीधा सा अनुमान यहां पर लगा सकते हैं कि अनुच्छेद 343 जोड़ा गया और दूसरा अनुच्छेद कौन सा जोड़ा गया होगा, अनुच्छेद 344। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अनुच्छेद 343 की। 343 में केवल यह कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अनुच्छेद 343, इसमें क्या कहा गया है, संघ की राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी, लिपि कौन सी हो जाएगी, देवनागरी होगी। ठीक है भाई, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 343 और 351 सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। हालांकि हम आपको सारे बता देंगे, लेकिन सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले जो अनुच्छेद हैं वो केवल 2 हैं, अनुच्छेद 343 और अनुच्छेद 351। तो संघ यानी कि केंद्र की जो राजभाषा होगी, यानी कि सरकारी कामकाज की भाषा होगी। हालांकि न्यायालय में इस प्रकार से हिंदी का प्रयोग नहीं किया जाता। हम आपको आगे सारी जानकारी देंगे कि न्यायालय में कौन कौन सी भाषाओं को और किस किस कंडीशन में अदर भाषाओं को हम वहां पर प्रयोग में ला सकते हैं। ठीक है, क्या कहा गया है, संघ की राजभाषा कौन सी हो जाएगी, हिंदी हो जाएगी। ठीक है, हिंदी हो जाएगी और लिपि कौन सी हो जाएगी, तो देवनागरी हो जाएगी। देवनागरी लिपि के पीछे बहुत बड़ा इतिहास है। जैसे देवनागरी लिपि की जो उत्पत्ति हुई है वो किस लिपि से हुई है, यानी कि ब्राह्मी लिपि से हुई है। भारत की और विश्व की सबसे प्राचीन लिपि कौन सी है, ब्राह्मी लिपि के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिलते हैं, देवनागरी लिपि के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिलते हैं, देवनागरी किस नंबर की लिपि कही जाती है और देवनागरी लिपि की उत्पत्ति कितनी लिपियों के बाद हुई है। तो हम लोग लिपि के बारे में बहुत ही विस्तार से बात करेंगे, एक एक चीज इसमें जान लेंगे। जैसे कुटिल लिपि कौन सी होती है, सिद्ध मात्रक लिपि कौन सी होती है, नागरी लिपि, नंद नागरी लिपि, देवनागरी लिपि। तो इस प्रकार से जितनी भी लिपियां होती हैं उन लिपियों की हम लोग बात करेंगे। नेपाली भाषा की लिपि कौन सी है, बोडो की, कोंकणी की, मणिपुरी की, गुजराती की, मलयालम की, उर्दू की, पंजाबी की, इन सभी भाषाओं की लिपियों की हम लोग बात कर लेंगे कि किस भाषा की कौन कौन सी लिपियां हैं। ठीक है, तो इसमें 2 अनुच्छेद दिए गए हैं। अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि कौन सी हो जाएगी, देवनागरी हो जाएगी। दूसरा जो अनुच्छेद दिया गया है वो दिया गया अनुच्छेद 344 और 344 में कहा गया है कि राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति। ठीक है, राजभाषा के संबंध में आयोग को संसद की समिति। अनुच्छेद 344 राजभाषा के संबंध में संसद की समिति। ठीक है, राजभाषा के संबंध में, अब राजभाषा के संबंध में जो भी बदलाव किए जाते होते हैं या फिर उससे संबंधित जो भी निर्णय लिए जाते हैं, तो उस संबंध में यहां पर बात कर ली गई है कि संसद की एक समिति होनी चाहिए ताकि राजभाषा से संबंधित जो भी कुछ भी कार्य किए जाए, बदलाव किए जाए, कुछ जोड़ा जाए, ठीक है, और ज्यादा बेहतर करने का प्रयास किया जाए, तो उसके लिए संसद की एक समिति होनी चाहिए। संसद आप जानते ही होंगे। ठीक है, संसद यानी कि संसद जो है वो कहां पर आती है, संघ की जो विधायिका होती है उसमें संसद आती है। और संसद में 2 सदन है हमारे, एक तो है लोकसभा और एक है राज्यसभा। यानी कि अनुच्छेद 80 और 81 की यहां पर बात हो रही है। हालांकि
उसके विषय में बताया जा रहा है। बात हम लोग किसकी कर रहे हैं? अनुच्छेद 344 की बात कर रहे हैं, ठीक है। अनुच्छेद 344 में क्या कहा गया है कि राजभाषा के संबंध में संसद की समिति। इतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण तो यही है सबसे ज्यादा। अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। तो अध्याय 1 में केवल इतना ही दिया गया है, ठीक है भाई। अध्याय 1 में जो है इतना ही दिया गया, और अध्याय 1 का सब्जेक्ट क्या है? संघ की राजभाषा, संघ की राजभाषा। और अध्याय 1 में कितने अनुच्छेद जोड़े गए हैं? तो केवल 2 अनुच्छेद जोड़े गए हैं। और वो अनुच्छेद कौन कौन से हैं? तो अनुच्छेद 343 और अनुच्छेद 344। अब हम लोग बात करते हैं अध्याय 2 की। अध्याय 2 का जो विषय हो जाएगा वो हो जाएगा प्रादेशिक भाषाएं। देखिए भाई, हम लोग बात करेंगे अब अध्याय 2। अध्याय 2 में क्या कहा गया है? प्रादेशिक भाषाएं, ठीक है, प्रादेशिक भाषाएं। अब देखिए भाई, प्रादेशिक अगर हम भाषाओं की बात करेंगे तो सामान्य सी यहां पर बात है, यानी कि सीधा सा यहां पर अर्थ निकल रहा है किसका? कि प्रदेश में बोली जाने भाषाएं, या फिर प्रदेश का जो स्तर होता है, या फिर जो सामान्य सी भाषा होती है, या फिर हमारे बोलचाल की भाषा होती है, 2 राज्यों के बीच की भाषा होती है, वहां पर हम किस प्रकार से इसको प्रयोग में ला सकते हैं। यहां पर जो अनुच्छेद जोड़े गए हैं, अनुच्छेद 345, इसमें कहा गया है कि राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं, केवल इतना कहा गया है। किसमें कहा गया? अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? अनुच्छेद ठीक उसी क्रम में उसका अगला हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 345। अनुच्छेद 345 में क्या कहा गया है कि राज्य की राजभाषा। अनुच्छेद 345, अनुच्छेद 345 में क्या कहा गया है? राज्य की राजभाषा, ठीक है, या राजभाषाएं, ठीक है, राज्य की राजभाषा, या हम कह सकते हैं राजभाषाएं। अब यहां पर राजभाषाएं इसलिए कहा गया है क्योंकि किसी भी राज्य में 2 या 2 से अधिक भी भाषाएं हो सकती हैं जिनको राजभाषा का दर्जा दिया जा सकता है। और हर राज्य की अगर हम राजभाषा देखेंगे तो सेम तो होती नहीं है। किसी राज्य की कोई भी राजभाषा होगी तो किसी की कोई होगी। जैसे हिंदी की हम बात करें तो हिंदी की जो राजभाषा है वो केवल 9 राज्यों की है, एक केंद्र शासित प्रदेश यानी कि दिल्ली इसमें शामिल हो जाएगा। तो कुल मिलाकर 10 राज्य केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर राजभाषा है। बाकी अन्य राज्यों में हिंदी नहीं बोली जाती, उनकी राजभाषा नहीं है। हो सकता है उपभाषा हो, लेकिन राजभाषा नहीं है। हम आपको उपभाषा के बारे में भी बताएंगे। तो अनुच्छेद 345 राज्य की राजभाषा और राजभाषाएं, ठीक है। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 346 की, ठीक है, अनुच्छेद 346 की। 346 में देखिए क्या कहा गया है? एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच, एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच में, राज्य और संघ के बीच में जो भी पत्रादि की राजभाषा होगी, ठीक है। देखिए भाई, अनुच्छेद 346 की बात करें, देखिए, एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच में, एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच में, एवं राज्य और संघ के बीच में पत्रादि की भाषा। इसका मतलब समझिए आप लोग, क्या कहा गया है 346 में? एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच में, ठीक है, एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच में, या हम कह सकते हैं राज्य और संघ के बीच में पत्रादि की भाषा। देखिए इसका मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए एक राज्य है और दूसरा राज्य है, जैसे उत्तर प्रदेश है और उत्तराखंड है। उत्तर प्रदेश अगर उत्तराखंड को कोई पत्र लिखना चाहेगा तो वह किस भाषा में लिखकर देगा? या उत्तराखंड तेलंगाना को कोई पत्र लिखकर देना चाहेगा तो वह किस भाषा में देगा? तो इन सारी बातों की जो चर्चा की गई है वो अनुच्छेद 346 में की गई है। या मान लीजिए उत्तर प्रदेश है,
वो केंद्र सरकार को, किसको? केंद्र सरकार को अगर कोई पत्र लिखना चाहेगा तो वो किस भाषा में लिखेगा? कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पर भाषाओं का बहुत बड़ा परिवर्तन इसलिए होता है कि जैसे मान लीजिए उत्तराखंड की भी राजभाषा हिंदी है और उत्तर प्रदेश की राजभाषा भी हिंदी है, तो अगर ये लोग आपस में पत्र आदि का व्यवहार करेंगे या फिर पत्र लिखेंगे तो हिंदी में कर सकते हैं। लेकिन अगर उत्तराखंड की मान लीजिए या उत्तर प्रदेश की हिंदी है और अगर हम बात करें ओडिशा की या अन्य किसी ऐसे राज्य की जहां की राजभाषा हिंदी नहीं है, तो हिंदी में पत्र आदि नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि उसकी भाषा अलग है, इसलिए वहां पर अंग्रेजी का प्रयोग होगा, इंग्लिश का प्रयोग होगा। ठीक है, तो इस प्रकार की जो भी चीजें हैं वो किसमें दी गई? अनुच्छेद 346 में दी गई हैं। तो यहां पर कितने अनुच्छेद हैं? अनुच्छेद 345, अनुच्छेद 346 और एक इसमें और आ जाएगा, वो कौन सा है? अनुच्छेद 347। अब अगर हम अनुच्छेद 347 की बात करेंगे तो देखिए भाई उसमें क्या दिया गया है। जैसे मान लीजिए किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध। किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा, देखिए भाई अनुच्छेद 347 समझिए, किसी राज्य के संबंध में हम कह सकते हैं, हम सीधा एक ही लाइन में लिख लेते हैं, किसी राज्य के अनुभाग में बोली जाने वाली भाषा के लिए विशेष उपबंध। यहां पर कई तरह की चीजें आ जाती हैं। जैसे मान लीजिए कोई राज्य है, जैसे मध्य प्रदेश को हम ले लेते हैं, तो मध्य प्रदेश में पूरे में अगर हम देखें तो भाषा एक जैसी नहीं बोली जाती। क्यों नहीं बोली जाती? वहां पर बहुत बड़ा जनजातीय क्षेत्र भी है। जनसंख्या के आधार पर सबसे ज्यादा जो जनजातीय लोग रहते हैं वो मध्य प्रदेश में ही रहते हैं। अब वहां पर बहुत सारे अनुभाग हैं, अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। लक्षद्वीप ले लीजिए, प्रतिशत के आधार पर सबसे ज्यादा जो जनजातियां रहती हैं प्रतिशत के आधार पर वो लक्षद्वीप में रहती हैं। दूसरे नंबर पर प्रतिशत के आधार पर सबसे ज्यादा जो जनजातियां रहती हैं वो मिजोरम में रहती हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा अनुभाग जहां पर हिंदी नहीं बोली जाती है, या फिर अन्य कोई सा राज्य हो गया वहां पर कोई ऐसा क्षेत्र जहां पर हिंदी नहीं बोली जाती है, उनकी कोई भी प्रकार या किसी प्रकार की बोली हो सकती है, तो उसके लिए सरकार ने विशेष प्रकार के उपबंध दिए हैं। विशेष प्रकार के उपबंध का मतलब यह है कि वहां पर उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को पूरी तरह से मान्यता प्राप्त है और वो जिस भाषा में चाहेंगे बात कर सकेंगे। उनकी अपनी बोली है, चाहे भले वो उनकी मातृभाषा ही क्यों ना हो। ठीक है, तो इस प्रकार की चीजें किसमें दी गई हैं? अध्याय 2 प्रादेशिक भाषाओं के अंतर्गत दी गई हैं। अब हम लोग बात करेंगे अध्याय 3 की। अध्याय 3 की, और इसमें देख लेंगे कौन कौन से अनुच्छेद इसमें दिए गए हैं और उन अनुच्छेदों के अंतर्गत कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। हम आपको फिर बता चुके हैं और एक बार फिर बता रहे हैं कि जो भी अनुच्छेद हैं सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अनुच्छेद 343 और 351 है, लेकिन कभी कभी बीच से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। एक नज़र में इनको केवल हम देख लेंगे, समझ लेंगे, फिर चाहे भले ये याद रहें या ना रहें, लेकिन अगर हम एक दो बार इनको पढ़ लेंगे ना तो हो सकता है कभी हमारे एग्जाम में आते हैं तो हम उनको आसानी से कर पाएंगे। इसलिए इसको हम छोड़ेंगे नहीं, करते चलेंगे। अध्याय 3 की अगर हम बात करेंगे तो अध्याय 3 में कहा गया है उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय आदि की भाषा। आप देखिए वही चीज आ गई, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की भाषा कौन सी है। संविधान के द्वारा पूछ लिया गया है और यही बात हिंदी में आ गई है। देखिए अध्याय 3 देखिए भाई, अध्याय 3 और अध्याय 3 का जो सब्जेक्ट है, अध्याय 3 में क्या कहा गया है देखिए, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय की भाषा।
उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय की भाषा कौन सी होगी। ठीक है भाई, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय की भाषा यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा की बात की गई है। किसकी बात की गई है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा की बात की है। तो इसमें अनुच्छेद कौन सा आ जाएगा? सबसे पहले अनुच्छेद आ जाएगा 348। देखिए भाई, अनुच्छेद 348 आ जाएगा। हम लोगों ने अनुच्छेद 346 और 47 को पढ़ लिया है, अब हम लोग अनुच्छेद पढ़ेंगे 348। तो 348 में क्या कहा गया उसको समझिए। अनुच्छेद 348 देखिए, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि जो और अधिनियम होते हैं तो उनके लिए जिस भाषा का प्रयोग किया गया है वो भाषा कौन सी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये बात उसमें कही गई है, यानी कि उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, अधिनियम आदि में किस प्रकार की भाषाओं का प्रयोग होना चाहिए, ये बात केवल कही गई है अनुच्छेद 348 में। और इसी प्रकार से अनुच्छेद 349 भी है, भाषा से संबंधित या भाषा से संबंधित कुछ विधि, या हम कह सकते हैं कि विधियों में, विधि का मतलब क्या होता है? कानून होता है। तो कुछ विधियों में, अधिनियमों में जो कानून बनाए जाते हैं उससे संबंधित करने के लिए, यानी कि अधिनियम और विधियां बदलने के लिए, बनाने के लिए जो भी विशेष प्रकार की प्रक्रियाएं दी गई हैं वो अनुच्छेद 349 में दी गई हैं। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 348 में क्या कहा गया है? उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय, इसके अलावा हम क्या देख लेंगे? अधिनियमों आदि में प्रयोग की जाने वाली भाषा। ठीक है, की जाने वाली भाषा। और इसी प्रकार से अगला अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद 349। अब यहां पर एक चीज आप लोग समझ लीजिए कि यहां पर भाषा तो बताई नहीं गई है कि किस भाषा का प्रयोग किया जाएगा, तो 348 में इतनी ही बात की गई है। इसके बाद खंडों में बांटकर बात कर दी गई है। कई राज्य ऐसे हैं, ठीक है, जहां पर अलग अलग प्रकार का प्रावधान है। तो हम संविधान में ही इन पूरी चीजों को समझेंगे। अभी हम केवल इतना समझ लेंगे कि इन अनुच्छेदों के अंतर्गत मोटी मोटी कौन सी बात कही गई है। सामान्यतः आप सभी लोग जानते होंगे कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में इंग्लिश भाषा का ही प्रयोग किया जाता है, लेकिन सारे राज्य इंग्लिश नहीं बोल पाते, या फिर विशेष कंडीशन में, जैसे मान लीजिए किसी को बहुत ज़्यादा, कोई बड़ा मान लीजिए मामला हो गया है, उस वर्ग के, उस समुदाय के लोग इंग्लिश नहीं जानते हैं, तो क्या वो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में अपील नहीं कर पाएंगे क्या? तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो उन लोगों के लिए विशेष प्रकार के प्रावधान भी किए गए हैं, बहुत सारी सुविधाएं हैं इससे संबंधित। तो हम लोग संविधान में बहुत ज़्यादा और डिटेल में बात करेंगे आगे जब भी पढ़ेंगे। तो अनुच्छेद 349 की अगर हम बात करें, अनुच्छेद 349 में देखिए क्या कहा गया है? भाषा से संबंधित कुछ विशेष विधियां, ठीक है, या अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया। ठीक है, भाषा से संबंधित कुछ विशेष विधियां, क्या हो जाएगा? कुछ विशेष विधियां। अब विधियां क्या होंगी? विधियां वही हैं, कौन सी विधियां? जो अभी हम लोगों ने बात की है, यानी कि बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जो हिंदी नहीं बोलते, इंग्लिश नहीं बोलते हैं, तो वो कैसे, किस प्रकार से उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में अपील करेंगे, या किस प्रकार से अधिवक्ता के माध्यम से उच्चतम न्यायालय में अंग्रेजी में बात होगी। तो इस प्रकार की जो भी विधियां हैं वो अनुच्छेद 349 के तहत जो है बता दी गई हैं। तो 3 सब्जेक्ट हमारे पूरे हो गए हैं, 3 अध्याय हो गए हैं, और तीसरे अध्याय में जो बात कही गई है वो उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय की भाषा से संबंधित कह दी गई है कि इसमें किस प्रकार की कौन कौन सी भाषाएं होनी चाहिए। अलग अलग प्रकार की यहाँ पर बहुत सारी विधियां भी दी गई हैं। अब हम लोग बात करेंगे अध्याय नंबर 4 की, और ये अंतिम अध्याय भी है क्योंकि इसमें 4 ही अध्याय हैं।
ठीक है भाई। देखिए तो अंतिम अध्याय और अध्याय 4 में क्या कहा गया है, तो विशेष निर्देश दिए गए हैं केवल, बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। अध्याय 4 में क्या कहा गया है, विशेष निर्देश। अब किससे संबंधित विशेष निर्देश दिए गए हैं, सामान्य सी बात है कि भाषा से ही संबंधित विशेष निर्देश दिए जाएंगे। हमने आपको पहले क्या कहा था, इंपॉर्टेंट 2 हैं। अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए या फिर भारत की राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी है, ये 343 में कहा गया है। इसी प्रकार से अगला जो महत्वपूर्ण है वो है अनुच्छेद 351 जो अब आएगा, और अनुच्छेद 351 में भी विशेष प्रकार के निर्देश हैं। निर्देश क्या है, तो हिंदी का प्रचार प्रसार करने के लिए बहुत सारी सुविधाएं यहाँ पर दी जाती हैं, बहुत सारे यहाँ पर निर्देश दिए जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे अनुच्छेद 349 के बाद कौन सा आ जाएगा, अनुच्छेद 350। 350 जो है उसको थोड़ा खंड में बांट लिया गया है। तो अनुच्छेद 350 का जो का है, अनुच्छेद 350 का जो का है उसमें यह कहा गया है कि प्राथमिक स्तर पर राजभाषा में शिक्षा की सुविधाएं। देखिए भाई, अनुच्छेद 350 प्राथमिक स्तर पर राजभाषा की सुविधाएं, ठीक है। प्राथमिक स्तर पर राजभाषा की सुविधाएं कौन कौन सी दी गई हैं, वो किसमें कही गई हैं, देखिए भाई अनुच्छेद 350 के का में ये बात बोली गई है, ठीक है। अनुच्छेद 350 के का में बोली गई है। और अनुच्छेद 350 के खा में क्या कहा गया है, तो जो भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष प्रकार के उपबंध किए गए हैं और उनके लिए अलग से अधिकारी की भी व्यवस्था की गई, यानी कि भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी को यहां पर रखा गया है, ठीक है। किसको रखा गया है, विशेष अधिकारी को यहां पर रखा गया है, यानी कि अधिकारी की नियुक्ति जो होती है वो बहुत बड़े स्तर पर होती है। और इस अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। देखिए अनुच्छेद 350 का हो जाएगा खा खंड, ठीक है, सब लोग जिसको कहते हैं खा हो जाएगा। अब ये खा, इसमें क्या कहा गया है, देखिए भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए अधिकारी, ठीक है। देखिए भाई, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए अधिकारी की नियुक्ति यहां पर की जाएगी, और जो अधिकारी है वो बहुत ही बड़े स्तर का है, उच्च स्तर का है। यहां पर हम लिख लेंगे कोष्टक में, इस अधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति, कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, ठीक है। इस अधिकारी की जो नियुक्ति करेगा वो किसके द्वारा नियुक्ति होगी, राष्ट्रपति के द्वारा जो है नियुक्ति होती है। कौन से अधिकारी की, तो भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए जो अधिकारी नियुक्त किया जाएगा उसकी जो नियुक्ति होगी वो किसके द्वारा होगी, राष्ट्रपति के द्वारा होगी। अब देखिए इसी प्रकार से अनुच्छेद 351 यानी कि लास्ट अनुच्छेद यहां पर बचा हुआ है, और अनुच्छेद 351 में क्या कहा गया है, तो यहां पर हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। देखिए भाई अगला अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा, अनुच्छेद 351 हो जाएगा। तो यहां पर हिंदी को इसका खूब विस्तार किया जा सके, हर देश में इसका खूब प्रचार प्रसार किया जा सके, वो सारी चीजें यहां पर दी गई हैं, ठीक है। यानी कि हिंदी का प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए गए हैं, ठीक है भाई।
हिंदी का प्रचार प्रसार करने के जो निर्देश दिए गए हैं वो किसमें दिए गए? अनुच्छेद 351 में दिए गए हैं। तो अध्याय 4 में विशेष निर्देश दिए गए हैं 350 का, 350 का और 351। मोस्ट इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 351। पूछ लिया जाता है कि हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए या हिंदी का प्रचार प्रसार करने के लिए जो निर्देश हैं वो किसमें दिए गए हैं? तो अनुच्छेद 351 में दिए गए हैं। तो देखिए भाई, ये तो यहां पर बात हो जाएगी हिंदी को जो संवैधानिक दर्जे दिए गए हैं, संविधान के अंतर्गत जो बातें कही गई हैं वो यहां पर पूरी हो जाएंगी। कहने का सीधा सा अर्थ ये है कि हिंदी को संविधान के जो 22 भाग हैं उनमें से भाग 17 के अंतर्गत जोड़ा गया है। और दूसरी बात यहां पर ये हो जाएगी, अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक, 351 तक, अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक यहां पर बात कही गई है। अनुच्छेद 343, 351 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 343 के तहत क्या कहा गया है कि भारत की राजभाषा हिंदी और लिपि कौन सी हो जाएगी? देवनागरी हो जाएगी। दूसरी बात, 14 सितंबर 1949 को हमारी भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था, इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। किस लिए मनाया जाता है? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हमारी भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। ठीक है भाई, और इसी वजह से 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी भाग 17 के अंतर्गत जो दी गई है उसमें 4 अध्याय दिए गए हैं और चारों अध्याय हम लोगों ने पढ़ लिए हैं, सभी अनुच्छेदों को पढ़ लिया है। आज की क्लास यहीं तक रहेगी। अगली क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगी क्योंकि हम लोग वहां पर हिंदी के विकास के निर्देशों को पढ़ेंगे, हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई है और कब कौन सी भाषा बोली जाती थी, वैदिक काल, ठीक है, और ऋग्वैदिक काल, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ठीक है, और अपभ्रंश का क्या यहाँ पर रोल होगा, किस प्रकार से भाषा का विकास हुआ है, सबसे पहले भाषा को आगे बढ़ाने के लिए राय किसने दी थी। ठीक है, तो अनेकों प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं, ध्यान रखिए। 3 से 4 क्वेश्चन हिंदी की उत्पत्ति से पूछ लिए जाते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में भी और यूपी टेट में भी। यूपी टेट में बहुत यहाँ से पूछ लिया जाता है, यूपीएसआई में भी यहाँ से खूब क्वेश्चन आते हैं। शायद ही कोई एग्जाम ऐसा छूटा हो जहाँ पर हिंदी की उत्पत्ति से संबंधित प्रश्न ना पूछे जाएं। तो हम लोग हिंदी की उत्पत्ति के विषय में और इससे संबंधित जो भी संभावित प्रश्न बनेंगे उनको बहुत अच्छे से, बहुत तरीके से इसको पढ़ लेंगे और आगे बढ़ेंगे। फिर हम लोग भाषा और वर्णमाला पर आएंगे, लेकिन उससे पहले इन सारी चीज़ों को कवर कर लेंगे, चाहे भले हमारी 1-2 क्लासें ज़्यादा लग जाएं। ठीक है भाई, धन्यवाद।